है कौन? गुरु चार। आप लोग बात करते रहो, मैं फोन चलाती रहूँ। ठीक। चले भाई, हो गई बातें बातें। काम करते हैं। तो सीएसएस के टाइप्स कल हमने आपको बता दिए थे। गुड इवनिंग। अभी आज हमें क्या करना है? आवाज ठीक आ रही है सबको भी? हेलो। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। यस मैम, क्लियर है आवाज में। फोन। जब तक बात करोगे तब तक मैं अपना टाइम पास करती रहूंगी, ध्यान रखना। दूध चाय रखते हुए मैं वो कंप्लीट करूंगी फिर आराम। आप लोग जब बाहर खड़े होते हो तब नहीं होता आपका मिलना जुलना आपस में? तो और पहले आ जाया करो। हम्म। सीएसएस में आपको समझ में आ गया कि तीन तरह की सीएसएस है। जैसे चाहे वैसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमें सीएसएस में जो 5 वीक लगभग लग जाएंगे मेरे सीएसएस में, और उसमें सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ते रहोगे आप 5 हफ्ते तक। ठीक है? सोचो कितनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। अगर कभी गूगल भी करोगे ना तो ये सही से बता भी नहीं पाएगा आपको।
हर साइट अपना अपना बताती है। मोर देन 200 है ऐसा नहीं है। अगर आप अलग अलग साइट्स पर जाओगे तो कोई कितना बताएगा और कोई कितना। ये देखो ये क्या लिखा है, कितनी लिखी है। हम्म। तो अभी इस चक्कर में तो पढ़ना मत कि टोटल कितनी है और तुमने वो कितनी पढ़ ली। अब ये कह रहा है 300, देख रहे हो। तो ये नहीं बता रहे कि टोटल इतनी है, ये बता रहे कि इन्होंने कितना डिस्कस करा अपनी साइड। समझना है? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 5 हफ्ते में आप क्या सोच रहे हो कि मैं टोटल आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज पढ़ा सकती हूँ? आप पढ़ना भी नहीं चाहोगे। ठीक है। तो हम 5 हफ्ते तक जो पढ़ाएंगे वो आपको जरूरत से कहीं कहीं ज्यादा पढ़ा देंगे, लेकिन फिर उसके बाद इसलिए छोड़ देंगे कि आपको खुद को ही लग जाएगा कि बस आप छोड़ दो, बस हो गया, अब हम देख लेंगे अपने। क्योंकि आपको सब पता चल जाएगा, है ना। वेबसाइट जो है आपकी अच्छे से बनी जाएगी उन 4-5 हफ्ते की प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो इसलिए भागना मत इस चीज के पीछे कि भाई टोटल हो गया नहीं हो गया, सारा हो गया नहीं हो गया, छोड़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज को मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए जरूरी है ये आपको बताना कि टैग्स जिन पर हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं या लगाने वाले हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं, ताकि जब प्रॉपर्टी लगाएं हम तो हमें सही से पता हो। क्योंकि टैक्स का नेचर मालूम होना जरूरी है। ठीक है। टैक्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो जितने भी टैक्स हैं आपने पढ़े और जो नहीं पढ़े, अभी तो बहुत टैक्स ऐसे होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। जैसे प्रॉपर्टीज का किस्सा है, टैक्स का किस्सा, वो भी एंडलेस है, खानी ना जाने कितनी। हम्म। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी आपको अपने करियर में, वैसे वैसे आप खुद भी सीख सकते हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। लेकिन जितने भी टोटल टैक्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ब्लॉक टाइप और इनलाइन। कहीं और ढूंढोगे तो कोई कहता है सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक। क्या मतलब होता है इसका भी बताएंगे। नॉन सिमेंटिक कहीं और देखोगे तो बोलेगा कुछ टैग कंटेनर होते हैं और कुछ एम्प्टी होते हैं। या कोई कहेगा कि कुछ टैग, मतलब टैग दो तरह के होते हैं, एक वो जो क्लोज होते हैं, है ना, एक जो नहीं होते, वही आप उसे एम्प्टी भी कह सकते हो। तो सबका अपना अपना मेजरमेंट है। टैग तो वही है जो है, लेकिन नेचर की बात है कि आप किस एंगल से देख रहे हो। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ पहले तो, फिर सोचेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बारे में। लेकिन बस 1 मिनट के लिए यहाँ पे एक बार गूगल कर ले, टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। अब ये कुछ और कहानी लेकर आ रहे हैं, हाँ। तो टू पेयर्ड एंड अनपेयर्ड, सॉरी, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। Paired tags require an opening tag that turns a formatting feature on and a closing tag। मतलब वही क्या, इसको ये वाली भाषा से बोल लो, और पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है, हमें ज्ञान होता है, लेकिन सामने वाला कुछ इस तरीके से पूछ लेता है घुमा फिरा के कि हमें ये समझ नहीं आता है वो क्या पूछ रहा है, और पता होते हुए भी आप आंसर नहीं दे पाते, और बाहर आके फिर याद आता है ये तो मुझे पता। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट कि आपको आंसर पता होते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं पता होते, तो वो भी तो पता होना जरूरी है। आप घर से रट्टा मार के गए अपने जो भी आपका स्टडी मटेरियल था उसका, लेकिन जब पेपर हाथ में आता है तो ब्लैंक हो जाते हैं कुछ लोग, है ना। वो इसका रीजन एक ही होता है
कि वो लर्न तो करते रहे, रट्टा मारते रहे, लेकिन समझ के किया नहीं। अब जब वो सामने क्वेश्चन बन के आया तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या लिखी। आता सब कुछ है। इसीलिए ये सारी चीजों से आपको फेमिलियर करा रहे हैं। जब भी कभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और जब शुरुआत होती है, तो इन बेसिक क्वेश्चन से हो सकती है आपकी शुरुआत। ठीक है, कहाँ थे हम? ये 1 मिनट के लिए इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, सब दे रखा है सारे यहाँ पे। अब इन सब के चक्कर में पढ़ोगे पढ़ने के, तो आपकी वो पढ़ाई पूरी होगी ही नहीं कभी। ठीक है, तो आपको मैं सीधा अपने लैंग्वेज में फटाफट से ये चीजें करके दिखा देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं? और नहीं, ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं? यस मैम, आर्यन। यस मैम, यामिनी। यस मैम, है मैम। और यस मैम, सक्षम। 4। और भी है कोई? डिजिटल मार्केटिंग के 4-5 बच्चे के अलावा कोई और भी है? नहीं। देख रहे हैं आप लोग, पूरी भीड़ आई थी कि नहीं आई थी? और अभी तो सिर्फ सीएसएस ही स्टार्ट हुआ है। और कितने गायब होंगे पता नहीं। कभी आना कभी नहीं आना से तो वैसे ही जीरो अंडा मिलेगा इनको। चलो। कुछ चीजों की थ्योरी बार बार लिख कर देना पॉसिबल नहीं होता। एक मिनट। चलिए, तो सिर्फ ये थ्योरी उठानी थी मुझे, इसीलिए मैं यहाँ आई। चल, तो टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ एड। जब तक हम टैग के बारे में जान ना लें सही से, तब तक चलिए भाई। तो सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक, कंटेनर और एम्प्टी, ब्लॉक, इनलाइन, पेयर्ड, अनपेयर्ड, ये सारे आपके टाइप्स हैं टैग के। अब मैं आपको क्लियर करती रहती हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है, इसको हम बाद में देखेंगे। इसके लिए बस इसका ये बना दो मैं, फिर शुरू करते हैं। जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं वही हमारी फाइल्स के नाम होते हैं। ठीक है, बस एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी और टाइप कर दूंगा। हम्म।
चलिए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, हमें सबकी थ्योरी साथ साथ देते जाते हैं। अब शांति से करते हैं अपना काम। चलो भाई, ये प्री में डाल दिया। प्री में डालने से बेनिफिट क्या होता है, जब आप देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा जैसे लिखा हुआ है। जहाँ एंटर किया है मैंने, या लाइन ब्रेक या स्पेशल, सब ऐसे दिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे हो गया होगा 2-4 लाइन का गैप, तो वो वैसे ही दिखा रहा है ऐसे ही यहाँ पे। अगर आप ठीक कर दोगे तो नहीं आएगा। ये देखो, था ना वहाँ पे। अब इन सारी बातों को भूल जाओ, ब्लॉक और इनलाइन टैग, पहले तो वो बात समझो। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे कोई भी एक वर्ड लिखा, फिर मैंने एक हेडिंग लिखी। ये हेडिंग लिखी मैंने, और इसके लास्ट में मैंने ये लिखा। एक ही लाइन में है सब कुछ, लेकिन जब आप इसका रिजल्ट देखोगे तो वो क्या करेगा, वो देखो आप। यहाँ पे देखो क्या किया है, एक साथ लिखा था ना, कोई लाइन ब्रेक तो दिया ही नहीं था मैंने। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि H6 इनके साथ नहीं रहना चाहता था, ना तो वेलकम के साथ वो रहा, और ना फ्रेंड्स को उसने अपने साथ रखा। तो जो इस नेचर के टैग्स होते हैं, जिन्हें हम ब्लॉक लेवल टैग कह सकते हैं, जो ब्लॉक नेचर के होते हैं, वो अपनी पूरी लाइन को ब्लॉक करके रखते हैं जहां पे वो होते हैं। ये ब्लॉक हो गया इनके हिसाब से, ना यहाँ कोई आएगा और ना ये किसी को अपने साथ रखेंगे। ये होता है ब्लॉक का नेचर। तो काफी सारे टैग्स हैं जो ब्लॉक टाइप के होते हैं, जैसे पी, डिव, है ना, जो आपने पढ़े हैं उनकी बात कर रही हूँ। हेडिंग के सारे लेवल। और भी जैसे जैसे पढ़ते जाओगे पता लगता ही जाएगा, और लगा भी होगा आपको। तो ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है कि कौन सा टैग ब्लॉक नेचर का और कौन सा इनलाइन। इनलाइन नेचर का एक आधा टैग बताओ जरा। फैन टैग, IMG, इमेज, जहां डालते हो वहीं आ जाती है। इनपुट वाले टैग, फॉर्म पढ़ा था परसों कल, फॉर्म में जो इनपुट था सबके साथ में ब्रेक नहीं लगा रही थी, क्योंकि इनपुट भी कैसा होता है, इनलाइन। और भी बहुत सारे टैग हैं जो इनलाइन होते हैं, और बहुत सारे टैग्स हैं जो ब्लॉक होते हैं। तो आपको अपने आप ध्यान रखना है कि कौन सा टैग आपका ब्लॉक है और कौन सा इनलाइन। ठीक। उसके बाद एक काम करते हैं, इस थ्योरी से ना हम जो नीचे काम कर रहे हैं वो आपको शायद दिख नहीं रहा, तो मैं इसको कमेंट बना देती हूँ फिलहाल। ठीक है भाई। अब आप यहाँ पे मेरी बात को समझ पाओगे ठीक से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इससे दिया ही क्यों, यहाँ पे हम एक लिस्ट ही बना लेते तो सही नहीं रहता। हम्म, बना लें। अभी करते हैं। हम्म, अब मुझे एक तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अपने आप आएगा ना।
पूरे को अलाइन करने की। ठीक है, नो, तो मैंने कर ली एक लिस्ट तैयार और इसमें हम देख पाएंगे अच्छे से ये। ठीक है, तो ब्लॉक और इनलाइन को आप अच्छे से समझ ही गए हो। आगे चलते हैं, कंटेनर टैग और एम्पटी टैग। अब ये क्या है, जरा इसे भी बात को ध्यान से समझना। अच्छा, एक और चीज कि मुझे ये भी दिखाना था कि ये वाक्य में ही ये वाला जो टैग है या हेडिंग के जितने भी लेवल होते हैं वो सब के सब ब्लॉक नेचर के होते हैं। कैसे दिखा सकती हूँ, मैं यहाँ पे स्टाइल लगा रही हूँ और ज्यादातर मेरी सारी क्लासेस ऐसी ही रहेंगी इंटरनल से, क्योंकि इनलाइन तो अपने ही पर्टिकुलर टैग पे अप्लाई होता है ना। एक्सटर्नल में देना चाहिए, सही तरीका क्या है कि आप एक्सटर्नल में सीएसएस दो, ठीक। लेकिन मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं फाइल डालना भूल जाती हूँ। अगर मैं एक्सटर्नल फाइल बनाऊंगी ना रोज पढ़ाने के लिए, तो चाहे मैं कितना भी सोच लूँ बट मैं फाइल डालना भूल जाती हूँ। बट आप जब अपनी प्रैक्टिस करोगे, कोई वेबसाइट बनाओगे, तो एक प्रोफेशनल तरीका जो होता है वो ये है कि आप अपना एक्सटर्नल फाइल बनाइए। एक्सटर्नल फाइल में आपकी सीएसएस थोड़ी सी और उसे लिंक करा दीजिए। कल बताया था ना लिंक करना, तो करूँ मैं। तो मैंने कहा कि हेडिंग्स, अगर मैं सारी ही हेडिंग्स को देना चाहूँ तो मैं ऐसे दे सकती हूँ, कोमा करके दे सकते हैं ना हम एक से ज्यादा। हालांकि मेरे में इतनी है ही नहीं, तो मैं क्यों टेंशन लूँ। तो मैंने दे दिया H1 और H6 को क्या, कि इनका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड लिखो या बैकग्राउंड कलर लिखो, एक ही बात है फिलहाल, लाइट ग्रीन हो जाए। लाइट ग्रीन हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखते हैं ये, जैसा आपने सारा एरिया इनका ही है भाई, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ब्लॉक। पैराग्राफ भी ब्लॉक नेचर का होता है। सेंटर में लाने के लिए मुझे एट्रीब्यूट देना पड़ रहा है। धीरे धीरे आप सारी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, पता लग जाएगा। ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन फिलहाल के लिए हटा दिया मैंने, तो भी देखो सेंटर में आ गया। अगली बात पे चलते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड। बताइए आपको, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉक लेवल टैग, ठीक भाई। और अगर मैं कोई भी यहाँ पे पैराग्राफ लिख रही हूँ, मैं कोई भी पैराग्राफ लिखा, तो मैं इतना कष्ट इसलिए उठाती हूँ क्योंकि मुझे वो उल्टा सीधा टेक्स्ट नहीं लिखना होता, वरना लॉरम से आ जाता है। प्रैक्टिस करने के लिए टैग लॉरम से आप ले सकते हो। मैंने अपने इस पे एक पैराग्राफ डाल दिया। पैराग्राफ भी ब्लॉक ही होता है। अब हर एक टैग को तो मैं आपको चेक कराने वाली हूँ नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद देखना इस चीज को।
हम्म, ये ब्लॉक टाइप का है, इसीलिए वो अलग लाइन में आ रहा है, वरना फ्रेंड्स के साथ ना आ जाता, आ सकता था ना। मैंने यहाँ पे एक इमेज दी, आपने पहले भी नोटिस किया होगा ये बात, कि अगर मैंने एक इमेज दी है तो वो कैसी रहेगी, इन लाइन, जहाँ दोगे वहीं आ जाएगी। इमेज के लिए मैं एट्रीब्यूट्स देती हूँ, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, ये वो, उसकी जरूरत नहीं है अब से। धीरे धीरे हम सीएसएस सीखना स्टार्ट करेंगे और हमें पता लग जाएगा। तो मैंने कहा इमेज को बुलाओ, विथ भी प्रॉपर्टी होती है उसकी, तो लेकिन यूनिट के साथ देना, हाइट और क्या, बॉर्डर। जब हम बॉर्डर देते हैं तो यहाँ पे तीन चीजें आपको बतानी पड़ती है, एक उसकी थिकनेस, कलर और उसका स्टाइल। हो गया, इनलाइन है ना, जहां दिया वहीं आ गया। आगे चलते हैं। तो ये तो बात हो गई। ठीक भाई, अब आगे बढ़ते हैं कंटेनर वाले पे। अब ध्यान से समझना, मैंने ना एक तो पी बनाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप से कुछ ना कुछ पढ़ के आए होते हैं यहाँ पे, वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, नॉलेज थी आपको पहले से। लेकिन अब आप ध्यान से सुनो, आप सोचते होंगे कि मैंने अभी तक डिव नहीं बताया। सोच रहे हैं कई लोग, नहीं बता नहीं सोच रहे, क्यों नहीं सोच रहे? सोचना तो चाहिए था ना। आप किसी की भी वेबसाइट देखोगे बिना डिव के, और मैं इतने दिनों से आपको खींच खींच के पढ़ा रही हूँ, डिव मैंने बताया नहीं। रीजन सुनो। मैंने आपको हमेशा क्या शब्द बोले, कि मैंने वो टैग्स पढ़ा दिए जो सीएसएस से पहले पढ़ाने चाहिए थे। लेकिन टैग्स पूरे तो नहीं पढ़ाए थे ना, कुछ रीजन थे उनके, अब आपको समझ में आ जाएगा। दोनों में टेक्स्ट है, डिव में भी और पैराग्राफ में भी। डिव भी ब्लॉक टाइप होता है भाई, तो डिव अलग आ रहा है लाइन में और पैराग्राफ अलग आ रहा है, समझ गए? अ, एक, जितना टेक्स्ट पैराग्राफ में है उतना ही टेक्स्ट डिव में है। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? जब बाहर जाके देखा तो कोई फर्क समझ में नहीं आया। भाई जैसा डिव है ऐसे ही पैराग्राफ है, कुछ है क्या इसमें? दोनों में क्या अलग है? कुछ भी नहीं। लेकिन अब आपको फर्क नजर आएगा जब मैं सीएसएस से फर्क को बता पाऊंगी। पहले इसलिए मैंने ऐसे टैग्स नहीं बताए, जो बिना सीएसएस के मैं आपको क्लियर ही नहीं कर पाती, तो यूज किया है। ठीक है, तो अब देखिए आप, मैंने इससे कहा पी और दिव दोनों को बैकग्राउंड कलर दे दो। कोड देना ही सही लगता है, इसलिए मुझे फॉलो मत करना। अब ध्यान से देखकर मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताओ। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ही नहीं, कहाँ से नजर आएगा, सेम ही तो है। ठीक, एक कोशिश और करते हैं, शायद आपको डिफरेंस नजर आए।
ये मैंने हेडिंग दी टिप के अंदर, और ये दी मैंने पैराग्राफ के अंदर। हाँ जी, एक काम और करती हूँ। इनकी विड्थ भी थोड़ा सा कम कर देती हूँ, और इनके चारों तरफ मार्जिन आ जाए। मार्जिन की प्रॉपर्टी को बाद में समझाया जाएगा डिटेल में, लेकिन फिलहाल के लिए ये आपकी टिप है, ठीक है, और ये है पैराग्राफ। एक काम करते हैं, टिप का कलर अलग कर देते हैं। यहाँ अलग देने से अच्छा है, क्या किया जाए, इनलाइन, इनलाइन में दे दो, अपनी कोई प्रायोरिटी पे रखिएगा वो। अब ध्यान से समझो, ये टिप है, इसमें एक हेडिंग थी और इमेज थी, इसने दिखाया सब। ये पैराग्राफ है, इसमें भी एक इमेज थी और एक हेडिंग थी। उस हेडिंग को उस बेचारे ने, मतलब उस, ये बेचारा नहीं है, हेडिंग बेचारी है, तो पैराग्राफ ने हेडिंग को बाहर निकल अपने से अलग कर दिया। रीजन, क्योंकि पैराग्राफ जो होता है वो एक अच्छा पेरेंट नहीं होता है, वो कंटेनर टैग नहीं होता है। अगर पैराग्राफ के अंदर आप कोई भी ब्लॉक टाइप एलिमेंट रखते हो, तो वो उसको अपने से अलग कर देता है। लेकिन जब जब चाहे कोई ब्लॉक लेवल हो या इनलाइन, सबको अपने साथ रखता है, और पैराग्राफ में मतलब वो एक कंटेनर टैग नहीं है, समझा, या ये वो एक पेरेंट टैग नहीं है कभी। चला, समझा, यहाँ से साफ दिख रहा होगा ना। ये देखो हेडिंग, इसको बाहर निकाल दिया, तो ये चीज आपकी यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज अ कंटेनर टैग, मीन्स पेरेंट टैग। इससे आपको मेरी बात याद आ जाएगी। और पैराग्राफ is not a container tag, cannot be a parent for others, because it cannot contain block level elements of it। कुछ आया समझ में? भाई पी इसलिए पेरेंट नहीं है ना, वो अपने पास रख ही नहीं सकता अपने साथ में। मतलब जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो उन्हें संभाल ही नहीं पाता है, बाहर कर देता है वो। ठीक, तो आज के बाद आप जो भी वो बनाओगे वेबसाइट वगैरह, उसमें आप div वगैरह का इस्तेमाल करोगे, और पेरेंट का नहीं, उसका पैराग्राफ का नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है, सिमेंटिक टैग, ठीक है। सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक क्या होते हैं? सिमेंटिक वो होते हैं जो कोई ना कोई एलिमेंट लेकर आते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा, यूएल क्या करेगा, बोलो,
अनऑर्डर्ड क्या? अंडरलाइन। वाओ, यूएल का यूज अंडरलाइन, वेरी गुड। अच्छा पढ़ा लेती हूँ मैं, नहीं? आपको कितनी नॉलेज है ये तो हमारा रिजल्ट है ना, हमारा फिक्स है। तो चलो मैं अपने पे और काम करूंगी थोड़ा सा। अब बताओ यूएल क्या करता है? अनऑर्डर लिस्ट लाता है, पी पैराग्राफ लाता है ना? इसी तरीके से मैंने कहा कि बी बोल्ड करता है, आपने बोला टेबल, टेबल एलिमेंट आ जाता है। फॉर्म, फॉर्म आ जाता है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो कोई ना कोई एलिमेंट लेकर आते हैं। इस तरह के जो टैग है ना वो एलिमेंट लेकर आते हैं, जैसे फॉर्म, यूएल, टेबल, एल आई, वो कोई ना कोई एलिमेंट लेकर आ रहे हैं, है ना? लेकिन कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कोई एलिमेंट नहीं लेकर आते। फॉर एग्जाम्पल डिव, फैन, बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो कोई भी एलिमेंट लेकर नहीं आते। देखो क्या लिखा है, सिमेंटिक एलिमेंट clearly describe its meaning to both the browser and the developer। अगर कोई एक डेवलपर फॉर्म लिख रहा है ना तो उसे भी पता है भाई फॉर्म बनेगा, और ब्राउजर को भी पता है कि फॉर्म बनाना है। लेकिन जो नॉन सिमेंटिक होते हैं टैग्स वो कोई एलिमेंट लेकर नहीं आते, जैसे div और span। क्लियर? तो अगर मैंने div या span लगा दिया तो आप कुछ ऐसे कुछ बता नहीं पा रहे कि भाई आप क्या लेकर आए। समझ गए? हम्म। तो एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स बता ही दिया मैंने। क्लियर है? तो इसे वैसे क्या करके दिखाऊं, तो समझाना था, समझा दिया। अब रह गया पेयर्ड और अनपेयर्ड वाले। तो भाई ऑलमोस्ट तो सारे पेयर्ड हैं, बंद होते हैं, है ना? और अनपेयर्ड कौन से होते हैं, जैसे बी आर, बी आर, एच आर, इमेज और इनपुट। बस इसी तरह की नॉलेज आपकी काफी है आगे बढ़ने के लिए स्टार्टिंग में। तो अब आपसे कोई पूछ ले तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जो टैग्स हैं आपके टोटल कितने तरीके से होते हैं। लेकिन ज्यादातर पूछा जाता है सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक के लिए। नहीं समझ में आया दोबारा पूछ लो। सिमेंटिक टैग वो जो कोई ना कोई एलिमेंट लेकर आएंगे, जैसे आप लिख रहे हो आई एम जी, सबको पता है क्या आएगी, ठीक है ना? और मैं लिख रही हूँ सेक्शन, सेक्शन, तो आप यूज जरूर कर रहे होते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि आएगा क्या, कहीं पे भी फंसा दो उसको सेक्शन बनाने के लिए। ठीक है? क्लियर? तो चलिए ये फाइल आपको भेज दी जाएगी, लेकिन अब ये तो थी एक स्टार्टिंग जो मुझे बतानी पड़ती है। एक मिनट अपना जी। एक मिनट जी। फिर बातें कर रहे हो? चलो भाई, तो अब इस फाइल को बंद करते हैं, एक और फाइल बना लें। अब प्रॉपर्टीज की स्टार्टिंग कर दें, जैसे मर्जी।
मेरी है तुम्हारी? मेरी। देखिए, मैं आपको पहले ही वार्न कर चुकी थी कि अब जितनी भी इंट्रोडक्शन होनी थी, कल हो गई, आज हो गई, या इंट्रोडक्शन ही थी। बस अब से, आज तो खैर इतना नहीं होगा, लेकिन अब जितनी क्लासेस होंगी, आप मेरी स्पीड को कम करने को कहोगे भी तो हो नहीं पाएगी। एक टॉपिक छेड़ दिया, उसमें फटाफट फटाफट प्रॉपर्टीज चलती रहेंगी, ध्यान रखिए। जो स्लो स्पीड थी वो एचटीएमएल में ही रहती है, बच्चों को इकट्ठा करने के लिए। और स्टार्टिंग में नए नए होते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसलिए बस, और कोई रीजन नहीं। अब कोई रोक नहीं पाएगा, हमारी स्पीड को मैं धीरे नहीं कर सकती। आज तो कम कराऊंगी खैर। देखिए भाई, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन, जो भी टॉपिक मुझे कराना होगा जिससे रिलेटेड भी प्रॉपर्टीज पढ़ानी होंगी, वो आपको हेडिंग में ऑलमोस्ट मैं लिख देती हूँ। जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, एक आधा उसका क्या लिखूं, वो बीच में आती रहेंगी, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा एलिमेंट नहीं ले रही हूँ, यहीं से बोरो कर लेते हैं। अ, ठीक है। हाँ, ठीक है। कुछ फालतू की चीजें ये डाल देते हैं। सबसे पहले देखते हैं। मैं जैसे कि बता चुकी हूँ, मैं इंटरनल में ही सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगी। आप घर पे अपनी फाइल बनाओ, अपनी वेबसाइट बनाओ, तो एक्सटर्नल बनाना। मैंने आईएनजी को कॉल किया और उसका विड्थ और हाइट बताया। बैकग्राउंड कलर, मैं बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, तो आप भी सोचो क्या बैकग्राउंड कलर आएगा? इमेज आएगी या बैकग्राउंड कलर आएगा? आप खुद ही सोचो। इमेज आएगी ना। तो बैकग्राउंड कलर का क्या मतलब, मैं दे क्यों रही हूँ? कोई फायदा है उसको देने का? तो इमेज का मैंने बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन दिया, एक मिनट। अच्छा, छोड़ दो उसे बड़ी। हम्म। इमेज का कोई बैकग्राउंड कलर आपको नजर नहीं आएगा। मैंने इसको बॉर्डर दिया, बॉर्डर को भी अभी एक्सप्लेन करूंगी कि इसके जो तीन ये देते हैं, इसमें क्या क्या और वेराइटीज है। बॉर्डर आ गया। अब थोड़ा सा इमेज पे फोकस करना। इमेज में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, आना ही नहीं था क्योंकि इमेज आएगी, बैकग्राउंड कलर आएगा, है ना। बट अगर मैंने यहाँ पे एक लगाया मार्जिन, मार्जिन होता है आउटसाइड मार्जिन। आउटसाइड मार्जिन से पहले आपको एक चीज बता दें कि आज के बाद आप क्या करेंगे, जब भी आप कोई कोड करेंगे और अपना ये वेब पेज देखोगे, तो आपको इंस्पेक्शन करना भी आना चाहिए। इंस्पेक्शन करना मतलब अपने कोड को, रिजल्ट को देखना कि क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो F12 प्रेस कर लो। क्या प्रेस करना है आपको? F12। F12 जो है वो क्या है? इंस्पेक्ट करने की है। अगर आपको ना याद रहे ना,
तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देगा, एक ही बार। अब यहाँ पे आके आप एलिमेंट्स पे आओगे, ठीक, और चेक करेंगे अगर आप ध्यान से, तो ये आपको बॉक्स मॉडल दिखा रहा है। बॉक्स मॉडल में क्या यूज है क्या नहीं है भी बताऊंगी मैं आपको। पहले तो ये सोचो कि सारा का सारा काम बॉडी में हो रहा है, बॉडी का भी तो एक टैग है कि नहीं। तो मैंने इससे कहा कि भाई बॉडी पे ना आप एक बैकग्राउंड कलर लगा दो, एक्वा। एक्वा स्काई ब्लू कलर होता है, बॉडी पे लग गया, ठीक भाई, लग गया बॉडी पे। बॉडी पे एक्वा कलर लग गया। और मैं आपको एक बॉडी के बारे में बात बता दूं कि बाय डिफॉल्ट बॉडी में चारों तरफ 8 पिक्सल का स्पेस रहता है, अगर आप ध्यान से देखें। तो इस बात को अगर मुझे वेरीफाई कराना हो आपको, तो मैं बॉडी में हटा के डिम में दे दूंगी। यहाँ से देख सकते हैं आप, साइड से गैप आ रहा है। अब इस चीज को मैं आपको वेरीफाई कैसे करा सकती हूँ, मैं बॉडी को सिलेक्ट कर दी, ठीक है, ऐसे सब इसके अंदर है ना, मेरा सब इसके अंदर है, लेकिन मैंने बॉडी को ही सिलेक्ट किया। ये येलो येलो लाइन देख रहे हो साइड में आ रही है, वो उसका मार्जिन है जो बाय डिफॉल्ट है, कितना है, 8 पिक्सल। तो ये चीज कभी भूल मत जाना, मैंने नहीं दिया है। हर वेब पेज में बाय डिफॉल्ट बॉडी में हर एलिमेंट के चारों तरफ 8 पिक्सल का स्पेस होता है कि नहीं। तो इसलिए आज के बाद जब भी कोई वेबसाइट बनाओगे आप, तो आप इससे क्या बोलोगे, आप बोलोगे हर एक टैग, स्टार मतलब ऑल टैग, अप्लाई ऑन ऑल टैग, ठीक भाई, स्टार से सारे टैग पे अप्लाई होगा। तो क्या बोलोगे आप उसे कि भाई सबका जो डिफॉल्ट है वो 0 कर दो, मार्जिन देने से चारों तरफ का मार्जिन हो गया 0। अब देखेंगे, हो गया, चिपक गया ना, देखो, पकड़ो, है नहीं है। तो पहले सबसे पहले आपने बॉडी में मार्जिन जो है 0 रखना है, या ये कह लो स्टार करके आपने 0 बोल दिया। अब जब जब जिसको जो देना होगा हम देख लेंगे। तो मैंने अपनी इमेज को बोला कि भाई इस इमेज के चारों तरफ 10 पिक्सल्स का मार्जिन दे दो, आ गया चारों तरफ। अब मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि नहीं आया, नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, इंस्पेक्शन किस लिए, पकड़ो इमेज को, कहाँ है, अब इसको लगा, ये लीजिए। इसको पकड़ लो और बॉक्स मॉडल में नीचे जाओ, ये देखो, आ रहा है, ठीक। मार्जिन और पैडिंग दो चीजें हैं, मार्जिन आउटसाइड होता है और पैडिंग इनसाइड होता है। क्या, देखो, मार्जिन आउटसाइड और पैडिंग इनसाइड आ रहा है। और जो मैंने ग्रीन कलर दिया था, अब वो भी दिखना शुरू हो, देखा आपने। तो पैडिंग का मतलब टेबल पढ़ाते हुए भी बताया था कि पैडिंग मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस, क्लियर। चलिए, पैडिंग और मार्जिन की स्टोरी यहीं तक खत्म नहीं होती, दोनों में एक चीज है जो सेम चलेगी। जब आप एक वैल्यू दोगे तो वो चारों तरफ चलेगी, जब आप दो वैल्यू दोगे तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम पे, और सेकंड वैल्यू लेफ्ट और राइट पे, ये देखिए।
पहली वैल्यू टॉप और बॉटम, दूसरी वैल्यू लेफ्ट एंड राइट। ये सब आपको लिख करके दे देंगे अभी, बराबर में कमेंट बना के लिख देंगे ऐसे। अप्लाई ऑन ऑल साइड, इसको बना दिया मैंने कमेंट। कमेंट सीएसएस में कैसे बनता है? ऐसे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और ये सेकंड वाला ऐसे मैं सबके साथ लिख दूंगी। ये जो 10 पिक्सल है वो कहाँ अप्लाई होगा? टॉप और बॉटम पे। और 15 पिक्सल लेफ्ट और राइट पे। प्लस, और अगर 3 वैल्यू दे दी जाए तो पहली वैल्यू तो वही है टॉप पे, दूसरी वैल्यू लेफ्ट एंड राइट पे, और तीसरी वैल्यू डाउन पे, बॉटम पे सॉरी। तो अब की बार 12 पिक्सल तो हो गया, ओ 15 पिक्सल तो हो गया, और 12 पिक्सल हो गया ठीक है। और अगर आपने 4 वैल्यू दी तो जैसे क्लॉक चलती है ना, ऐसे चलेगा क्लॉक। अब देखो ये टॉप राइट, दूसरी वाली वैल्यू, सोचो क्लॉक कैसे चलती है। 12 पिक्सल बॉटम और 8 पिक्सल मीन्स क्लॉक 5। देखो बॉक्स मॉडल कहाँ गया भाई? अच्छा स्टाइल, ये देखिए क्लॉक वाइज चल रहा है। मार्जिन को आप 1 2 3 4 ऐसे तो दे ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपको मार्जिन सिर्फ एक ही साइड का चाहिए, तो जिस साइड का चाहिए उसे बुला लो। जैसे मैंने कहा सिर्फ लेफ्ट का मार्जिन चाहिए मुझे 30 पिक्सल, तो बाकी सब वैसे ही रहेंगे, ठीक है। जो आपने मार्जिन के साथ देखा नेट पैडिंग के साथ, हम्म, दोनों में फर्क मैं आपको समझा चुकी हूँ। पैडिंग आउटसाइड होता है, पैडिंग में भी 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू।
भाई अलग अलग आ गई ना, देख सकते हो यहाँ पे 10, 15, 12, 13। तो जानबूझ के मैंने कॉपी पेस्ट मार्क्स के बारे में लिखा है। ठीक है, तो मार्जिन हो गया आउटसाइड और पैडिंग हो गया इनसाइड। बॉर्डर की डिटेल अभी नहीं बता रहे हैं, बाकी ठीक है भाई। तो चलिए, अब आपकी प्रॉपर सीएसएस स्टार्ट हो चुकी है। ओके बाय। एचटीएमएल से एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करना, बाकी तो आगे बढ़ेंगे।